आज लक्ष्मीकांत सीरीज में हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण जो कि दूसरा चैप्टर है वो देखेंगे। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, ठीक है। भारत में संविधान के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? 1935 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। एक संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। हर प्रांत में व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई सीटें 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव।
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इनमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा ने खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को हर राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग ने सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने तथा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। अन्य कार्य संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माता
निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये खर्च आया। जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति ए.बी. ठक्कर, असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सितार मैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.बी. मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदाचारी, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सितारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचारी, प्रारूप समिति संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपालास्वामी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। एन. माधवराव जो थे उन्होंने बी.एल. मित्रा की जगह ली थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। टी.टी. कृष्णमाचारी इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रकार प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। संविधान सभा का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई, 9 नवंबर 1949 तक। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉल्व्ड बाय द असेंबली वी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से
उस पर केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया। उस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को पढ़ रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अतः लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से अधिक समय लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना पूरा काम किया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उसके अनुसार संविधान के आकार और जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण थी। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत में के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। आवश्यक तथ्य है वो देखते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। सर वी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, ड्राफ्टमैन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर, सुलेखक थे। मूल संविधान एवं प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मदन लाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया।